चलेगा, उसका सरफेस के बारे में पता चलेगा, उसका स्लोप के बारे में पता चलेगा और उसके बेस में हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि इस जगह में हॉटस्पॉट है कि नहीं, ये मेरा हॉटस्पॉट नहीं है कि नहीं। तो ये सब चीज को मैं यहाँ पे अल्टीमेट रिजल्ट के तरीके से उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से जब मैं और एक ये तो सिंपली हमने बात किया अभी तक आईडब्ल्यू ग्रेजुएट सिंपली एक एवरेज डेटा को जनरली रिप्रेजेंट करता है। और जब भी आपने इसी तरह से मैं दूसरा एक मेथड है, ये आपका क्या है जनरली स्पेलाइन। ठीक है, स्पेलाइन में जो बाकी सभी चीज मिलेगा, फीचर्स मिलेगा, जैसे थोड़ी देर पहले बताया, इसमें दो एक चीज इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा। इसमें आपको बताना पड़ेगा रेगुलर है या टेंशन है। रेगुलर मतलब रेगुलर मेथड क्रिएट अ स्मूथ, ठीक है, ग्रेजुअली चेंज द सरफेस दैट वैल्यू मे बी लाइक। तो अगर स्मूथ सरफेस बनाना है तो आप आंख बंद करके रेगुलर सरफेस बनाओ। लेकिन जब आपको पता है, आपके इसमें भी पता है कि फिनोमेना कोई लोकल फीचर्स में ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप एब्रप्ट कोई अगर फीचर्स है तो या इंटरपोलेशन है तो जनरली हम लोग टेंशन को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दो तरह का ऑप्शन जनरली आपको मिलेगा। सॉफ्टवेयर में जब जाओगे तो एक तरफ रेगुलर मिलेगा, एक तरफ आपको टेंशन मिलेगा। टेंशन मेथड में क्या होगा, कंट्रोल जो हमने थोड़ी देर पहले बताया कि सरफेस को कोई कंट्रोल करता है, तो सरफेस अकॉर्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक दैट मॉडल फिनोमेना इट क्रिएट अ लेस स्मूथ। तो ये आपका ऑब्वियसली तब आपका क्या होगा कि आपका डेटा जो बनेगा वो आपका रग्ड सरफेस बनेगा, इतना स्मूथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें सरफेस दैट वैल्यू मोर क्लोजली कंसीडर इन द सैंपल डेटा पॉइंट। तो जनरली हम लोग स्पेलाइन जो मेथड या टर्मोलॉजी है, ये आपने ज्योग्राफी के जो भी स्टूडेंट है इसको पता भी होगा कि आप लोग फ्रेंच कार्ड यूज करते हैं। तो फ्रेंच कार्ड में जो नाम है उसी से आता है, स्पेलाइन का मीनिंग उसी से आया है। स्पेलाइन मतलब हो गया कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है। जनरली एक मैथमेटिकल सरफेस, स्मूथ सरफेस क्रिएट करते हैं। जैसे आप लोग प्रोजेक्शन वगैरह बनाते हैं तो जनरली आपका फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं और स्मूथ बनाने के लिए, जो आपका दो पॉइंट के बीच में स्मूथ सरफेस क्रिएट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग ये आर्कोलॉजी वाले या जनरली हम लोग सर्वे में ये काम करते हैं। ये एक मैथमेटिकल टर्मोलॉजी है। तो स्पेलाइन मॉडल एस्टिमेट द वैल्यू यूजिंग द मैथमेटिकल फंक्शन दैट मिनिमाइज द ओवरऑल सरफेस कर्वेचर। जो कर्वेचर है उसको स्मूथ बनाने के लिए जनरली यूज करते हैं और रिजल्टिंग स्मूथ सरफेस दैट पासेस द एग्जैक्ट थ्रू द इनपुट पॉइंट। ठीक है, तो बहुत सारे आपका इस तरह का इंटरपोलेशन मिलेगा, तो आपको पहले समझना पड़ेगा। इसी तरह से आपको टेंशन क्या है, टेंशन तरह तरह का टेंशन वैल्यू मिलेगा, आपको समझना पड़ेगा कौन सी टेंशन वैल्यू कहाँ पे यूज होना चाहिए, कौन सी टिपिकल है, कौन सी जनरली हम लोग टेरेन को देखते हुए और फिर हम लोग सरफेस को बनाएंगे। फिर इसी तरह से और एक आपका इंटरपोलेशन मिलेगा, ये आपका क्या है, क्रिंगिंग इंटरपोलेशन कहा जाता है। क्रिंगिंग इंटरपोलेशन क्या है, जनरली आपको ये क्रिंगिंग और बाकी सब चीज का डिफरेंस क्या है, ये जियोस्टैटिस्टिकल टूल तो है ही है, बाकी भी है, लेकिन इसमें आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, इसमें आपको एडवांटेज मिलेगा एरर एस्टिमेट करने का। कितना एरर है रियल वर्ल्ड से, कितना दूर है, उस चीज को भी ये प्रेडिक्ट करके जनरली देता है। क्रिंगिंग अ ग्रुप ऑफ द जियोस्टैटिस्टिकल टेक्निक टू इंटरपोलेशन दैट वैल्यू रैंडम फील्ड। जनरली अगर मैं बात करूँ एलिवेशन केस में, या हम लैंडस्केप एज ए फंक्शन दैट जियोग्राफिकल फंक्शन लोकेशन की बात कर रहा हूँ, एज एट अनऑब्जर्व लोकेशन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ नियर बाय द लोकेशन। जनरली वही आपका इंटरप्रेशन। लेकिन इसमें आपका जो सबसे ज्यादा, जब इसका ओरिजिन हुआ था तो एक मास्टर का थीसिस बना रहे थे जॉर्ज मैथरॉन, और उसका थीसिस में जो मास्टर का थीसिस के जो बना रहे थे वो आपका क्रिंग नाम था, तो उनके बेस में आपका इसका नाम हुआ आपका क्रिंग। ठीक है, तो जनरली क्रिंगिंग स्टिक आपका इंटरपोलेशन है। इसमें क्या होता है, आपको समटाइम इसको हम लोग रैंडमनेस कहते हैं, इसका आपका कभी कभी इसको यूज रैंडम या स्मूथ या एब्रॉड हर केस में जनरली यूज करते हैं। लेकिन इसका डिफरेंस क्या है कि आपका मेनली बाकी जो इंटरपोलेशन है इसके साथ जो एडवांटेज आपको मिलेगा, ये आपको बताएगा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, मतलब एरर कितना है, नजदीक कितना, एरर से कितना दूर है या कितना नजदीक है। तो नेचुरल डेटा आर द डिफिकल्ट टू मॉडल यूजिंग द स्मूथ फंक्शन बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रैंडम फंक्शन एंड मेजर एरर। यहाँ पे मेजर हम लोग क्या करें, एरर को मेजर कर पा रहे हैं और कंबाइन टू कॉल द इनरेगुलर
इन द सैंपल वैल्यू। अगर आपका सैंपल वैल्यू इरेगुलर है, क्योंकि जनरली हम लोग का सैंपल पॉइंट इंटरपोलेशन केस में रेगुलर मिलेगा नहीं, अपने हिसाब से एकदम रैंडमली 2 किलोमीटर अंतर अंतर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मेरा जो पॉइंट होगा अनइवन होगा, अनरेगुलर होगा, तो उसमें हम लोग का जनरली इस तरह का जो सरफेस क्रिएट होगा। तो आप देख रहे हो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ब्लू वाला है, तो बॉक्स है, और जो आपका रेड वाला एक इंटरप्रेशन क्रिएट किया है, और जो ग्रीन बता रहा है ये आपका बता रहा है कि आपका एक्चुअली रियल वर्ल्ड से कितना दूर है, कितना नजदीक है, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। 95% मैक्सिमम कॉन्फिडेंस है, तो कहाँ पे नजदीक है, कहाँ पे दूर है, तो ये भी आपको जनरली बताएगा। So Kringling was developed by model, those are stochastic concept. It is based on the concept of the regionalization variable that has 3 components. इसका भी 3 तरह का पार्ट जनरली है, स्ट्रक्चरल है, स्पेशल और स्ट्रक्चरल कोरिलेशन, और आपका रैंडम नॉइज। तो ये जनरली आपको एरर को डिटेक्ट करके बताता है कि एक्चुअली एरर कितना है, कहाँ तक एरर है, कितना एरर है, और मीन से इसका कितना दूर भाग रहा है, और जेड वैल्यू अगर है तो जेड वैल्यू से इनका स्टैंडर्ड डिविएशन से कितना अंतर पड़ रहा है। तो ये सारे चीज को आपको ये जनरली रिप्रेजेंट है। स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं, इसमें भी रिप्रेजेंट बाय द मीन और द कंस्ट्रक्ट ट्रेंड। तो जनरली हम लोग का किसी भी जगह का मीन जब डेवलप करते हैं, तो आपका मीन बताता है कि आपका डेटा में सेंट्रल वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है, मैक्सिमम डेटा कहाँ पर है, और उसके बेस में आप क्या कह सकते हो कि उसका ट्रेंड को पता कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल कोरिलेशन डेटा ऑफर द एग्जिबिट द पोजीशन, कितना कहाँ तक पोजीशन और आपस में कोरिलेशन है कि नहीं है, उस चीज को बताया। नेगेटिव कोरिलेशन है या पॉजिटिव कोरिलेशन है आपस में, तो इस चीज को भी बताएगा। रैंडम नॉइज क्या होता है, ये बोल रहे हैं मेजर द एरर, कितना दूर है, कि कौन दूर है, ये बताइए आपको मीन से आप कितना दूर हो, और आपका जेड वैल्यू के बेस मानते हुए आपका स्टैंडर्ड डिवीजन को देखते हुए आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड कहाँ पर भी डेटा है, उस चीज को भी यहाँ पे जनरली आपको बताएगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ द रीजनल वेरिएबल स्ट्रक्चर, तो ये आपको पहले क्या बताया, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बताया, फिर आपको ट्रेंड को बताया, जनरली आपका लाइन नेगेटिव है या पॉजिटिव लाइन है, स्पेशल कोरिलेशन कितना है दोनों के बीच में, और रैंडम नॉइज कितना दूर है, और मतलब ये एक्चुअली कितना होना चाहिए और कितना है एक्चुअली में, तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, उस चीज को भी यहाँ पे बताएगा। ठीक है, जैसे क्रिंगिंग इंटरपोलेशन यूजिंग द सेमी वेरिएबल वेरिएबल्स की हम लोग काम करते हैं जनरली, तो देयर आर मेनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द क्रिंगिंग। जैसे हमने थोड़ी देर में, इसका भी बहुत सारे रूप है या बहुत सारे पैटर्न है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्टिंग करेंगे अप्रोप्रिएट वन रिक्वायर्ड द केयरफुली कंसिडर ऑफ द डेटा। तो हम लोग डेटा को पहले समझना है, कहाँ पर किस पावर को इन्वॉल्व करूंगा, कहाँ पे क्या डिस्टेंस को इन्वॉल्व करूंगा, कितना डिस्टेंस को इन्वॉल्व करूंगा, पावर, फिर हम लोग देखेंगे रेडियस का क्या है, लोकल कुछ इन्फ्लुएंस है कि नहीं, ये सारी चीज को देखते हुए फिर हम लोग इसमें इसको डिस्कस करेंगे। तो जनरली हम लोग देखते हैं, जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जेड स्कोर का इन्फ्लुएंस होता है, तो हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर अननोन वैल्यू जो है वो कितना नंबर ऑफ पॉइंट सबके साथ मेजर करेगा, जेड वैल्यू कंसीडर करेगा, कौन मीन से कितना दूर है, और फिर स्टैंडर्ड डिवीजन को मेजर करते हुए कितना दूर में उसका डिवीजन है, उसको देखेंगे, फिर हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जनरली ये सब जो भी प्रोसेस होता है कंप्यूटर ऑनबोर्ड अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि एक्चुअली किसके जगह पे कौन सी डेटा, कौन सी टूल यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा। वन ऑफ द वेरी केयरफुल या वेरी यूजफुल आउटपुट फ्रॉम द क्रिंजिंग एनालिसिस टू, इसमें जो सबसे जो हमने बताया कि इसका फायदा क्या है, कि आपको बताएगा कि इसका uncertain surface जो है that can be generated, we can answer the question how good are the prediction। तो जनरली हम लोग प्रेडिक्शन, जो भी इंटरपोलेशन हो रहा है आपका ये प्रेडिक्शन है, लेकिन प्रेडिक्शन कितना नजदीक है, कितना खराब है, या कितना मोटा मोटा ठीक ठाक है, मीडियम है, मॉडरेट है, तो ये आंसर भी इस इंटरपोलेशन में आपको मिलेगा, जो आपको IDW और शायद इस पे लाइन में नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप क्रिंगिंग में करोगे तो इसमें आपका इसका आंसर मिलेगा। तो वन कैन क्रिएट ऑर्डिनरी क्रिंगिंग मैप एंड मैप शोइंग द स्टैंडर्ड एरिया ऑफ प्रेडिक्शन। तो आप जनरली करोगे तो आप देखोगे तो जनरली आपको स्टैंडर्ड एरिया इसमें प्रोवाइड होगा। तो जनरली अगर हम लोग देखें तरह तरह के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं,
तो आपका IDW एक सरफेस बनाया, फिर स्प्लाइन बनाओगे और किंगिंग बनाओगे, तो सब में अलग-अलग सरफेस बनेगा। आपको देखना पड़ेगा एक्चुअली आपका सरफेस क्या है, आपके लिए कौन-सी सूटेबल है आपके डेटा, क्योंकि ये ना केवल आपका क्लाइमेट टेरेन एलिवेशन बनाता है, ये भी हो सकता है कि आपका पॉल्यूशन लेवल भी बताता है, इसका आपका पीएच के लेवल भी बता रहा है। तो हर अन कुछ डिस्क्रीट डेटा को आपने सिंपली सरफेस क्रिएट करना है। सरफेस हमेशा जरूरी नहीं कि एलिवेशन ही बने, जेड हमेशा जरूरी नहीं कि एलिवेशन बने। तो आपको इस चीज को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको इसका प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये जनरली एक्यूरेसी का इशू तो है, आपको 100% ये एक्यूरेट नहीं बताएगा। दूसरा आप कह सकते हो कि इसको विजुअली रिप्रेजेंटेशन में भी हमेशा सही नहीं होता है। कभी आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि आपका वेरिएबल क्या लिए हो, आपका रफ सरफेस बना रहे हो या आप स्मूथ सरफेस बनाना चाह रहे हो, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, और एक चीज़ है कि आपका एज इफ़ेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एज इफ़ेक्ट में डेटा जो एज में होता है, इनके रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। सपोज़ आपके पास एज इफ़ेक्ट किस तरह से होगा, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सपोज़ इसको मैं अगर पॉइंट को देखता हूँ, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि सपोज़ मेरा डेटा यहाँ पर है, ठीक है? या मैं इतना ही डेटा बोल रहा हूँ, ठीक? तो कहीं पे आपका डेटा यहाँ पे मिसिंग है, तो मेरा डेटा ये दोनों को इंटरपोलेशन करते हुए बनाएगा, लेकिन इसके आस-पास मेरा डेटा जब मिसिंग होगा, मुझे इसका बॉर्डर में जब डेटा चाहिए होगा, तो मे भी हो सकता है कि उसका एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो जनरली ये आपका एज में इसका इश्यू आता है, तो हमें इस चीज़ में को भी ध्यान देना पड़ेगा। जो भी आपका क्योंकि तब हम लोग एज के केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रापोलेशन रन करते हैं। तो वो क्या करता है, इंटरपोलेशन मतलब इनर इनर डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सट्रापोलेशन आउटर डेटा को रिप्रेजेंट करके देगा। तो आउटर डेटा रहे ना रहे, लेकिन इनर पोर्शन का डेटा को देखते हुए वो आउटर रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका जनरली आउटर किंग या जो भी आप इंटरप्रेशन करोगे, सब में इस तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जनरली एज इफेक्ट होगा, विजुअली रिप्रेजेंटेशन होगा, मार्जिन में आपका डेटा में रिप्रेजेंट होगा, और एक्यूरेसी का थोड़ा सा सवाल हमेशा इसमें, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा कुछ है। ये आपका इंटरप्रेशन है। इंटरप्रेशन जब भी आप यूज करोगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा आपका डेटा, रॉ डेटा क्या है, आपका बैरियर कुछ है कि नहीं है, पावर कितना ले रहे हो, रेडियस कितना ले रहे हो, और आपका जो भी पॉइंट हो रहा है उसमें कितना ऑब्जर्वेशन को आप कंसिडर कर रहे हो। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपका आज का टॉपिक है। इसमें अगर किसी को डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर IDW जो आप बता रहे थे सर कि जो हाँ जी। एल्गोरिदम यूज करता है, तो वो तो सर जैसे अपने नियर वाला वैल्यू को लेता है वो, तो सर वो नियरेस्ट नियरबोर ही हो गया ना सर एक तरह से। टॉबलर लो ही बोल रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग टॉबलर लो जनरली, जी सर। हाँ, जनरली हम लोग जब जियो रेफरेंसिंग करते थे, तब भी रिसैंपल के टाइम हम लोग इसी चीज को देते थे कि आप बायलिनियर लेना चाहते हो, क्यूबिक लेना चाहते हो सपोज, यस ठीक सर। है, या नियरेस्ट नियरबुड का यूज किया। सेम चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आ रहा है। ठीक है, ओके सर। कॉन्सेप्ट वाइज सेम है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा आपका मुद्दा क्या है। ये हमेशा टेरेन के केस में नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं बोला कि भाई पोल्यूशन का केस है, ठीक है, तो पोल्यूशन क्या होगा, जैसे जैसे आप जैसे टाउन का पोल्यूशन है, टाउन से जैसे जैसे दूर जाओगे, गांव की तरफ जाओगे, तो पोल्यूशन ऑब्वियसली कम होगा। साउंड पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन, ठीक है। यस सर, यस सर। तो वही चीज यहाँ पे कंडीशन को देख के मतलब हम कंडीशन लोग को को ये देख समझ के, हाँ, लोकल इन्फ्लुएंस को देखना जरूरी होगा। ओके लेकिन सर। मे भी हो सकता है कि मैं कोविड का केस देख रहा हूँ, ठीक है, तो कोविड में ऐसा सिचुएशन ना भी हो सकता है ना। तो यस। तब हमें लोकल इन्फ्लुएंस यहाँ पे, तो आप लोग सिंपली आप अपना एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, छोटा सा रिसर्च पेपर का काम, या कोई डिजर्टेशन भी बना सकते हो दिवाली से पहले और दीपावली के बाद, यार में किस तरह का कंडीशन चेंज होता है। कोई भी एक टाउन को ले लो, कोई भी एक शहर का ले लो, तो बहुत अच्छा आपको सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड में डेली बेस में पोल्यूशन का डेटा मिलता है। ठीक है, किसी भी शहर का डेली बेसिस में,
ठीक है। अब डेटा को उठाओ, इंटरपोलेशन करो, अब पता चल जाएगा आपको कितना पोल्यूशन हुआ है, कितना नाइट्रोजन बढ़ा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है गैस में, जो हम लोग को बोलता है न्यूज़पेपर में इतना पीपीएम बढ़ गया है। तो हमें इससे पता चलेगा कि टाउन में कितना पोल्यूट किया, गांव वाला कितना पोल्यूट किया। तो एक ट्रेंड भी हमें पता चलेगा। तो ये इससे हम लोग बता सकते हैं कि एयर पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इससे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। फिर क्लाइमेट की अगर बात करें, निकिता जो काम कर रही है, उसमें भी क्या होगा, क्या मेट्रोलॉजिकल डेटा लो और फिर आप देखो कि ट्रेन में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं, इसमें टेम्परेचर में या रेनफॉल में। आपने सरफेस क्रिएट किया, 10 तरह का सरफेस बनाओ अलग अलग डिफरेंट एयर का, और फिर आपको पता चलेगा कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कौन सी जगह में हो रहा है, कौन सी जगह में नहीं हो रहा है, क्या पैटर्न सेम है कि नहीं है बाकी 10 साल का और आज के डेट में। जो एवरेज, बाकी जो डेटा को मैंने एवरेज किया उससे, और फिर मैंने देखा कि बाकी 5 साल या 10 साल में इसका एवरेज इतना है, और अभी जो जैसे जैसे टाइम बीत जा रहा है तो उसमें इस तरह का कोई पैटर्न में चेंज हो रहा है कि नहीं, तो ये भी आपको पता चलेगा। सुबेसी के केस में देखा तो उसमें भी क्लाइमेट, जो कोरोना के केस की बात करें, तो ये बहुत अच्छा एक डेटा है, टूल है जिससे आपका डेटा को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, इनपुट डेटा होगा आपके पास, रॉ डेटा जो भी आपने लिया है, किस बेस में आप दिखाना चाहते हो, रांची एज ए पॉइंट को दिखाना चाहते हो, या आप कह सकते हो कि आपका रांची के टाउन को दिखाना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट को दिखाना चाहते हो, इस तरह से, या आप कह सकते हो कि मैं हिंदपीढ़ी को दिखाना सकता हूँ या कोई अलग अलग कॉलोनी। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा इसके स्केल कितना है, ठीक है, और कितना दूर तक आप इसको, तब बाकी उसके बाद आपको बाकी इन्फ्लुएंस को भी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसके हिसाब से आप पावर कितना करें। तो इसको, इसका जो इंटरपोलेशन टेक्निक जो होता है, ये कोई थंब रूल नहीं है, ठीक है। इसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट में क्या, आपके रिसर्च प्रॉब्लम में क्या इन्फ्लुएंस ज्यादा है, किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ठीक है। जो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पोल्यूशन का केस अलग होगा और आपका क्लाइमेट का केस अलग हो सकता है। मे बी जैसे क्लाइमेट की बात किया, कोई बैरियर आ गया है, ठीक है, तो उसका रेन शेडो एरिया का इफेक्ट पड़ गया, या आप इसका, तो ये भी एक इफेक्ट हो सकता है। तो आपको हर चीज को यहाँ पे देखना पड़ेगा, फिर आपको इंटरपोलेशन में रन करना पड़ेगा, तभी आपका डेटा यहाँ पे एक्चुअली में यूज होगा। फिर आपको इसी तरह से आपका जियोलॉजी का यूज कर रहे हो तो ड्रेनेज डेंसिटी फीचर जो भी आप दिखाना चाह रहे हो, या आप एब्सोल्यूट रिलीफ, रिलेटिव रिलीफ जो भी दिखाना चाहते हो, सब इसमें इसका यूज होता है। तो इसको हम लोग कल प्रैक्टिकली में देखेंगे कैसे यूज होता है, बाकी चीजों को कैसे कंसिडर करेंगे, और फिर इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग इसका प्रैक्टिकल यूज में देख रहे हैं, ठीक। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो भी प्रोजेक्ट की बात है, आप लोग परसों आओ, ठीक है। अगर आना चाहते हो तो आपका प्रोजेक्ट का जो भी प्रॉब्लम है, कैसे बेस आप लोग को क्लियर करा देता हूँ कि क्या क्या यूज करना है, आपके पास क्या क्या रॉ डेटा है और क्या क्या करना होगा, कैसे आप करोगे। तो वो लैब में अगर होता है तो मेरे लिए भी इतना आपका प्रैक्टिकली काम अगर सीखना है तो आपको लैब में तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी कोविड का सिचुएशन तो है ही है, लेकिन सब मतलब इस तरह से अपने आप को इस तरह से लेके आओ, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिकल काम है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इतना ऑनलाइन में तो मैं बता ही सकता हूँ, करना आपको है। आपको दिक्कत आएगा तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व जब तक होगा तभी आप सीखोगे, ठीक है। ऐसे तो थ्योरी क्लास के लिए आपका ऑनलाइन ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आप कितना कर पा रहे हो वो भी देखना पड़ेगा। किसी किसी का कंप्यूटर का, किसी किसी का सॉफ्टवेयर का इशू है, जो आपको लैब में वो फैसिलिटी मिल जाएगा तो आप करो, आओ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। तो कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो कल हम लोग इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर आगे का हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुकेशी कोई क्वेश्चन है? सर नहीं, बस हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर। हम मतलब आएंगे कॉलेज, हाँ, तो थोड़ा फिर पूछेंगे, क्योंकि ऐसे ही हमको थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है, मतलब ऐसे। आप अपना डेटाबेस लेके आओ, है ना। अच्छा, संध्या, संध्या, यस सर। आपका क्या Yes, प्रोजेक्ट है, आप किसमें काम करना चाह रहे हो?
आप किस में काम करना चाह रहे हो, अभी डिसाइड नहीं किया हो? तो आप भी आओ, ठीक है, आपको भी बताता हूँ क्या काम करना है, ठीक है, और कुछ काम सीख के जाओ, प्रैक्टिकली काम, है ना। तो परसों आ जाना, ठीक है, परसों, कल तो मैं नहीं हूँ, कल मैं यहाँ से ही रूम से ही मेरा क्लास ले लूंगा, ठीक है शिवाजी। और परसों में मैं जा रहा था, परसों 1 बजे के बाद आओ आप लोग, ठीक है। तो जैसे भी होगा, कम कम आओगे तो हम लोग का इसमें बहुत ज्यादा लोग है नहीं, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे सब दूर दूर चले जाना, और क्या है, ठीक है, लेकिन अपना सब प्रिकॉशन रखना, आना सब मास्क वगैरह पहन के आना, ठीक। सर आप रोज आते हैं कॉलेज? हाँ मैं रोज आता हूँ कॉलेज रोज आता हूँ, ठीक है। 1 बजे से मुझे मिल जाओगे, लेकिन मेरा क्लास 1-2 बजे से चलता है, ठीक है, 2 से 3:30, आप लोग को 4 बजे। तो इसी बीच आप लोग को थोड़ा बहुत बता दूंगा, आप लोग आप करते रहना अपने आप, ठीक है, जो भी ओके बता दूंगा। ओके चलो सर, हम परसों से नहीं आएंगे, मतलब हमको कुछ दिन लगेगा, हम गांव आए हुए हैं। हाँ तो ठीक है, परसों के बाद आप लोग कोई भी आना चाहते हो तो आ सकते हो, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ठीक हाँ ठीक ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।